Hello friends, welcome to this video lecture and today we are going to study the class 9th physics and the topic name is force and laws of motion. ओके यार ये चैप्टर का नाम है क्लास 9th का, ठीक है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है और फिजिक्स का लेसन नंबर 3 है। पहला फिजिक्स का लेसन कौन सा था? मेजरमेंट था, दूसरा मोशन था और ये तीसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से मान लेते हैं कोई ये सरफेस है, ठीक है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब जब ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, ब्लॉक रखा हुआ है उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। इसका मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर है, ठीक है। सिर्फ ब्लॉक रखा हुआ है, एक्सीलरेशन 0 है और इनके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, उसी ब्लॉक को, ठीक है, हम एक फोर्स दे रहे हैं। फोर्स मतलब कोई उस ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है, वो ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और मूव करेगा तो क्या है, कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ब्लॉक किसमें है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब बात करेंगे कि फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो यार एक सिंपल सा डेफिनेशन है फोर्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें, ये पुश करें या पुल करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स वर्क हो रहा है, ठीक है। वही डेफिनेशन है क्या, ये पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। किसी भी बॉडी पे पुश या पुल करना ही एक फोर्स होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई, ठीक है, लड़का है जो ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है इधर से। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है अपना किधर है, जिस साइड पुश करेगा उसी साइड डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है, ठीक है। ये तो पुश करने वाला एग्जांपल है। उसी ब्लॉक को किसी एक स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से वही लड़का पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, पुल करने की वजह से क्या आ जाएगा, ब्लॉक में एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है, ब्लॉक मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल कर रहा है, किस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपना भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है सिंपल सा, ये पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। और यही सब लिखा हुआ है क्या, डायरेक्शन इन विच बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में बॉडी को पुश किया जाएगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी को पुल किया जाएगा, वही उस बॉडी का फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना क्या है, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग और ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये सारे ये क्या है, फोर्स के प्रकार हैं, ठीक है। टाइप्स नहीं कोई, ये काइंड ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। ये सारे काइंड ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। इट मीन्स दीज थिंग्स कॉज फोर्स, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करेंगे, पुश कर दें किसी ऑब्जेक्ट को, पुल कर दें किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिए, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर दिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यही होता है फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स के एग्जाम्पल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। तो यार अगर हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कोई एक्टिविटी करता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो वैसे ही जब फोर्स का ये सारे एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज होंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इफेक्ट इस टॉपिक में देखेंगे। पहला इफेक्ट क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई क्या है, गाड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कोई ह्यूमन बीइंग जाकर उस ऑब्जेक्ट को पुश कर दे तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप लोग सोच के देखो, अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कोई पीछे से जाके उसको पुश कर दिया तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ एक्सीलरेशन भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यही पहला इफेक्ट क्या बता रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ये था पहला इफेक्ट। यार तो दूसरे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई 4 व्हीलर है, ठीक है, कोई 4 व्हीलर है जो u वेलोसिटी से
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। कोई इसकी वेलोसिटी पहले से है जो अपने वेलोसिटी में शान से मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ से कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरी गाड़ी है कोई बड़ी सी जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक। अगर ये गाड़ी इस गाड़ी से ज्यादा वेलोसिटी रखता है ना, और ये हैवी भी है, तो इसका डायरेक्शन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। क्यों? जब ये चाहेगा फोर्स कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ भी इससे अधिक है इस गाड़ी से, तो इस गाड़ी का डायरेक्शन इजीली ये चेंज कर सकता है, ठीक है। ये था अपना सेकंड इफेक्ट। अब थर्ड इफेक्ट, सेट ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, ठीक है। मान लेते हैं कोई बैलून है, ठीक है, स्फेरिकल में होता है बैलून, हमें पता है। अगर उस बैलून को हम लोग प्रेस करें, ठीक है, दोनों तरफ से, तो पहले तो बैलून स्फेरिकल है, प्रेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। इधर से भी प्रेस होगा, इधर से भी प्रेस होगा, तो कुछ इस टाइप का होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप में चेंजेस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये था कुछ 2-3 इफेक्ट जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं क्या, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फोर्स हमें पढ़ना है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, और ब्लॉक का जो मास है कितना किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई तीन इंसान है जो F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F2 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F3 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? इस ब्लॉक को थोड़ा सा मूव कराने के लिए, ठीक है। तो 3 इंसान हल्के हल्के इस ब्लॉक को मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, अगर ब्लॉक को मूव कराना हो तो 3 हल्के फुल्के इंसान ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, कोई एक हैवी इंसान, ठीक है, बहुत मजबूत इंसान, ठीक है, ये नाम आप लोग को पता होगा, ठीक है, दारा सिंह टाइप का। अगर वो आके इस ब्लॉक को मूव कराना चाह रहा है, ठीक है, तो ब्लॉक को क्या इजीली मूव करा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इस फोर्स से भी ब्लॉक मूव कर जा रहा है, और ये तीनों मिलकर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी ब्लॉक मूव कर जा रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनके बराबर ये तीनों मिल के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इजीली बोल सकते हैं क्या, फोर्स अप्लाइड बाई दारा इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाई 3 मैन, ठीक है, F1 F2 F3। और इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दारा सिंह का फोर्स है ना, इन तीनों मैन के फोर्स के बराबर है, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो F फोर्स है रिजल्टेंट है किसके बराबर, F1 प्लस F2 प्लस F3 फोर्स के बराबर ये दारा सिंह का फोर्स उनकी रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में जिसका नाम है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, मान लेते हैं कोई ब्लॉक है 5 किलोग्राम का जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है यार, अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो ब्लॉक, कभी आप लोगों ने सोचा है ब्लॉक मूव क्यों नहीं करता है, ठीक है, वो रखा क्यों रहता है, क्यों रखा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके अंदर इंटरनल कोई ना कोई फोर्स वर्क करता है उस ब्लॉक को एक जगह रखने में, ठीक है। तो अगर 5 किलोग्राम का ब्लॉक है तो उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है देख लेते हैं। ये नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है, ठीक है, जो बराबर होता है mg के। mg क्या होता है हम बताते हैं आप लोग को, m उसका ब्लॉक का मास होता है और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स अप्लाई होता है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम लोग फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स जो mg फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन के जब बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या, ब्लॉक रेस्ट मिलता है, ब्लॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस फोर्स। यहाँ पे देख लेते हैं क्या, बॉक्स डज नॉट मूव ड्यू टू बैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लॉक मूव नहीं करता है, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट क्या होता है, बैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस फोर्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग।
अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ठीक है, ये मान लेते हैं यार किसी सीलिंग के ऊपर, ठीक है, एक स्ट्रिंग से कोई 10 किलोग्राम का मास को क्या लटकाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, अगर स्ट्रिंग से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और उस स्ट्रिंग से इजिली हैंग रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक है, और ग्रेविटी तो हमेशा लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को जब बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये जो ब्लॉक रहता है, ये जो रोप होता है ना, उससे क्या होता है, हैंग रहता है हमेशा। अगर मान लेते हैं कि अगर ब्लॉक का थोड़ा सा मास बढ़ाते हैं, ठीक है, 10 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का करते हैं और इसी स्ट्रिंग से दोबारा हैंग कराते हैं, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा, इस ब्लॉक का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगा इसके पुल के तुलना में। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस ब्लॉक का ज्यादा हो जाएगा इस रोप के फोर्स के तुलना में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये वाला फोर्स अधिक हो जाएगा, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग से ब्लॉक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये होता है अनबैलेंस फोर्स। एक फोर्स दूसरी फोर्स से जब अधिक होता है तो वहां पे अनबैलेंस फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये सब लिखा होगा इसमें, ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या, रिजल्टेंट ऑफ अनबैलेंस फोर्स नेवर बिकम जीरो। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो ये हुआ अनबैलेंस फोर्स के बारे में। और बैलेंस फोर्स में क्या होता था, रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता था। ठीक है, तो यार कुछ और कॉमन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा, तो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है जब दो बॉडी, ठीक है, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो दोनों बॉडी क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही जो फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसकी वजह से फोर्स अप्लाई होता है, कांटेक्ट फोर्स की वजह से। ठीक है, तो वही लिखा है कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, व्हेन वन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट ऑफ अनदर बॉडी देन ईच वन एक्सर्ट सम फोर्स ऑन वन अनदर। ठीक है, दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटरनली फोर्स अप्लाई करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं टेबल है, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखी हुई है। ठीक है, तो ये टेबल का सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है, उसके ऊपर क्या ब्लॉक रखी हुई है। ठीक है, ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों, ये दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे के, तो एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये FBT मतलब फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल और FTB मतलब फोर्स ऑफ टेबल ऑन ब्लॉक। ठीक है, तो एक दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटरनली। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर अब बात करेंगे नॉर्मल फोर्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं। जब वो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उनका फोर्स परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो उसका मतलब क्या होता है, तब वहां पे एक नॉर्मल फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जब उनका फोर्स परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इनके ऊपर ब्लॉक की वजह से क्या नीचे की तरफ ये फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ब्लॉक का नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा और ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स है, ये हमें दिखता नहीं है। ठीक है, बट वे अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सरफेस, ये सरफेस अपना, ठीक है, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब ये सरफेस परपेंडिकुलर रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक फोर्स अप्लाई कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक का, और वैसे ये वाला जो सरफेस है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लॉक पे, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि टेबल जो है नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स
अप्लाई करते हैं और फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई होता है एक दूसरे के सरफेस में, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं फोर्स नॉर्मल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स किसे बोलते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स को सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और हम लोग हल्का सा उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो बुक मूव करेगा आगे की तरफ? नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करता है? क्योंकि ये जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस और ये जो बुक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, जो उस बुक को मूव करने से रोकता है। ठीक है, अगर हम पहले थोड़ा सा हल्का सा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये बुक मूव नहीं करता है। ठीक है, इधर मूव नहीं करेगा। थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मूव होगा। ठीक है, फिर जब और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुक मूव होगा। जब हम हल्का सा उस बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो जो फ्रिक्शन फोर्स था ना, हमारे फोर्स को कैंसिल कर दे रहा था, जिसकी वजह से ये बुक मोशन में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, रेस्ट में हो रहा था हमेशा। जब हमारा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से अधिक जैसे ही हुआ, ठीक है, तब उस केस में बुक इस साइड मूव करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स वही होता है कि सरफेस की वजह से कुछ फ्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, सरफेस की वजह से। अगर सरफेस स्मूथ रहा तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा, और अगर सरफेस ज्यादा रफ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? हाई फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसे बोलते हैं? ठीक है, सरफेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो यार जल्दी से फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। ठीक है ना, स्प्रिंग के द्वारा फोर्स कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी डायग्राम है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, आप लोग इस डायग्राम से ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, इसको याद में रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से केस में फोर्स किस डायरेक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं जब स्प्रिंग अपने रियल पोजीशन में रहेगा। ये थर्ड वाला डायग्राम में दिया हुआ है। जब स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग का पार्ट है, और स्प्रिंग से हम लोग क्या एक ब्लॉक ए कनेक्ट किए हुए हैं और दूसरी तरफ ब्लॉक बी कनेक्ट हुए हैं, और स्प्रिंग अपने रियल पोजीशन में है। ठीक है, उसी तरह रखा हुआ है रेस्ट में। तो उस कंडीशन में स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेगा दोनों ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो अपने एक रियल पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक को हम बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है, इस साइड, इसको इस साइड स्ट्रेच करें, जो कि अपना पहले केस में किए हुए, ये इस वाले केस में स्ट्रिंग को हम, ये जो ब्लॉक है बाहर की तरफ क्या स्ट्रेच किए और बी ब्लॉक को बाहर की तरफ स्ट्रेच किए, तो स्प्रिंग क्या करेगा? अंदर की तरफ पुल करेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग इस साइड फोर्स लगा के अपने रियल पोजीशन में आना चाहेगा। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक को अंदर की तरफ पुल करेगा। तो स्प्रिंग कैसा फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स ऑन ए इस डायरेक्शन में और फोर्स ऑन बी, इसका भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि जब ब्लॉक को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था अपना पहला केस। जब स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग अंदर की साइड फोर्स अप्लाई करेगा। दूसरे डायग्राम में क्या है? अब क्या क्या इसी स्प्रिंग को ना, इसी स्प्रिंग को, ये जो स्प्रिंग दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। ये जो स्प्रिंग दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को हम लोग अंदर की तरफ पुश करें दोनों तरफ से। ठीक है, अंदर की तरफ पुश करें तो कुछ ऐसा केस बन जाएगा। अंदर की तरफ पुश करेंगे तो जब अंदर की तरफ पुश करेंगे, इस केस में भी स्प्रिंग क्या करेगा? अपने रियल पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इस पोजीशन में आने के लिए स्प्रिंग को बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ए ब्लॉक को ये बाहर ढकेलेगा, ठीक है, और बी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में बाहर ढकेलेगा। तो जब स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो ये बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये भी केस आप लोग ध्यान में रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस साइड लग रहा है। ठीक है, और जब स्प्रिंग अपने रियल पोजीशन में, मतलब नेचुरल पोजीशन में, तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये था स्प्रिंग का केस। अब देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग के द्वारा फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है ये देखेंगे। तो ये मान लेते हैं कोई सीलिंग के ऊपर, ठीक है, एक स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, उस पर कोई मास हम लोग हैंग कर दिए हैं। ठीक है, तो जब मास हैंग करेंगे तो क्या नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, मीन्स mg काम करेगा। ठीक है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि नीचे की तरफ
mg फोर्स लगता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करना चाहेगा, तो उसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या एक फोर्स अप्लाई करता है स्ट्रिंग, ठीक है। कौन सा फोर्स, उसको बोलते हैं टेंशन बोलते हैं, उस फोर्स का नाम है टेंशन, ठीक है। उस फोर्स का नाम है टेंशन। टेंशन एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग के द्वारा अप्लाई होता है ब्लॉक को पुल करने के लिए, और डायरेक्शन किधर रहता है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ब्लॉक को हैंग किए रहेंगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देखें कि फोर्स कैसे एग्जर्ट कर रहा है स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं, लास्ट केस देखते हैं, ठीक है। वेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अपना अर्थ होता है ना, वो अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, ठीक है। तो जब सेंटर की तरफ पुल करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, किसी न किसी फोर्स से पुल करेगा। वही जो फोर्स पुल कर रहा है ना, वो जिस फोर्स को पुल कर रहा है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन देख लीजिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट, ठीक है। अर्थ के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उस बॉडी का वेट बोलते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि ये सीलिंग है, उसके ऊपर ये स्ट्रिंग से एक मास को क्या किया, हैंग किया। जब मास को हैंग करेंगे तो क्या अर्थ उस मास को नीचे की तरफ पुल करना चाहेगा, और कितना फोर्स अप्लाई करेगा, mg। m क्या पे, m मास है ऑब्जेक्ट का, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये mg की तरफ नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और ये स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ब्लॉक को पुल करना चाहेगा। सेकंड केस में क्या है, किसी सरफेस पे ब्लॉक को रख दिए हुए, तो जब सरफेस पे ब्लॉक रहेगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से m1g फोर्स लगेगा। m1 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ ये ब्लॉक का मास है, ठीक है। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी को क्या बोलती है, वेट बोलती है, ठीक है। और वेट का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वेट बराबर क्या होता है, mg। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और यूनिट क्या होगा वेट का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मास का किलोग्राम। तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए क्या, यूनिट ऑफ वेट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।